नमस्कार। आदर्श शिक्षण संस्थान नागौर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। चलिए अपने विषय की ओर चलते हैं। हजारों वर्षों के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल हम सामाजिक विज्ञान के पहले चैप्टर के बारे में पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर के हमने 3 भाग पढ़ चुके हैं। तीसरे वीडियो में हमने देखा था क्षेत्र और साम्राज्य किस प्रकार का अस्तित्व था और कौन कौन से नए धर्म भारत में आए थे। तो चलिए हम आगे इस वीडियो में देखते हैं नए नए धर्मों की शुरुआत और कालखंडों के बारे में, इतिहास के कालखंडों के बारे में। नए नए धर्मों का आगमन। नए नए धर्म किस प्रकार इस उपमहाद्वीप में आए। कुछ लोग यहाँ व्यापारिक दृष्टि से भारत में आए थे और अपने साथ अपनी जाति समुदाय अपना धर्म भी लेके आए थे उसके साथ। तो उसी के साथ नए धर्मों में हम पढ़ेंगे मुस्लिम संप्रदाय। मुस्लिम संप्रदाय कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे, वह अपना धर्म ग्रंथ कुरान शरीफ को मानते हैं। उसी धर्म ग्रंथ के माध्यम से अपने धर्म को सारे कर्तव्य पूरे करते हैं। साथ ही इन्होंने एकेश्वरवाद की सत्ता को स्वीकार किया था, यानी सिर्फ ईश्वर के रूप में इन्होंने अल्लाह को माना है। अल्लाह सबसे बड़ा है, उसके बाद से सभी को स्वीकार इन्होंने किया है। इस्लाम और उसके विद्वान धर्मशास्त्री और न्यायशास्त्री अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे। उलेमा का अर्थ यहाँ है कि जो धर्म के बारे में जानकारी रखते हैं और धर्म की नीतियों के आधार पर ही लोगों में न्याय करते हैं, वह उलेमा कहलाते हैं। जो शासक होते थे इन उलेमाओं को अपने साम्राज्य में संरक्षण देते थे, यानी माध्यम से ही धर्म और न्याय की सारी जानकारी इन्हीं के द्वारा शासकों को दी जाती थी। अब जो ये मुस्लिम धर्म था, ये 2 भागों में विभक्त था। ये 2 भागों में विभक्त हो गया। इसका कारण ये था, जो पैगंबर साहब थे उनके दामाद अली का अलग समर्थन था, उसके अलग विचार थे, और जो खलीफा के नेतृत्व में जो कार्य होते थे उसके अलग विचार थे। यानी कि एक ही धर्म के 2 लोगों के विचार बदल जाने के लिए, अलग अलग विचार हो जाने के कारण ये धर्म क्या हुआ, 2 भागों में विभक्त हो गया। पहला सिया और दूसरा सुन्नी। सिया वे लोग कहलाए जो पैगंबर साहब के दामाद अली का समर्थन किया, वे लोग सिया कहलाए, और जो खलीफा के प्रभुत्व को स्वीकार किया वह सुन्नी कहलाए। इस प्रकार ये धर्म 2 भागों में विभक्त हो गया था। अब ये खलीफा क्या शब्द है? खलीफा किसे कहते हैं? खलीफा वह शब्द इस्लाम में उपयोग लिया जाता है जो इस धर्म का, यानी जो मुस्लिम धर्म का नेतृत्व करता है, वो खलीफा कहलाता है। और इस शब्द को आगे भी इसी प्रकार की परंपरा में चलता रहा है और आज भी उसे ही खलीफा कहते हैं जो धर्म का नेतृत्व करता है। और उसी आधार पर भारत में हनीफी और शफी सिद्धांत चल रहे हैं। ये धर्म सिद्धांत और रहस्यवादी विचारों में विभिन्नता आ जाने के कारण धर्मों में विभिन्नता आने अब धर्म के बाद हम चलते हैं समय और इतिहास के कालखंडों के बारे में। तो जो इतिहास के कालखंड है
वो किसी प्रकार के समय के आधार पर, यानी कि घड़ी, कैलेंडर या घंटे, दिन, इनके आधार पर कालखंड नहीं बांटे जाते हैं इतिहास में। इतिहास में कालखंड बांटा जाने का प्रमुख तत्व है सामाजिक और आर्थिक संगठन। इन दोनों में क्या मुख्यतः परिवर्तन आया है, और जो परिवर्तन झलकता है वो इतिहास के कालखंडों को अलग अलग भागों में बांटता है। इस प्रकार इतिहास के कालखंडों को बांटने के लिए हम घड़ी, कैलेंडर, घंटे, दिन इनका उपयोग न लेकर उसके सामाजिक और आर्थिक संगठन में मूलतः क्या परिवर्तन आया है, उनके विचारों में क्या स्थायित्व रहा है, या उनके विचार कितने परिवर्तन हो गए हैं, उसके माध्यम से हम इन कालखंडों के बारे में अध्ययन करते हैं। यदि हम अतीत के कुछ बड़े हिस्सों को बांटते हैं तो उनका अध्ययन हम आसानी से कर पाते हैं। किसी भी चीज को एक साथ पढ़कर याद करना या समझना संभव नहीं होता है। हम जब किसी चीज का अध्ययन करते हैं तो उसे छोटे छोटे भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं तो वो आसानी से हमें याद हो जाती है, समझ में आ जाती है। और इसी कारण से इस इतिहास के अतीत के जो कुछ बड़े हिस्से हैं उनको क्या कर दिया गया, छोटे छोटे भागों में बांट दिया गया। 19वीं सदी के मध्य अंग्रेजों के इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया था। पहला हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा ब्रिटिश। यानी हिंदू, जिस समय हिंदू राजाओं का शासन था वह हिंदू काल कहलाया, और जिस समय मुस्लिम शासकों का शासन था वह मुस्लिम काल कहलाया, और जब ब्रिटिश शासन सत्ता स्थापित हो गई वह ब्रिटिश शासन काल कहलाया। यानी कि इस भाग को हमने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों पे बांटकर इस कालखंडों को हमने समझा है, अतीत के परिदृश्य को हमने समझा है। जो ये 19वीं सदी में अंग्रेजों के इतिहासकारों के द्वारा जो कालखंड विभक्त किया था वो आज के इतिहासकार इसको बहुत कम स्वीकार करते हैं। भारत के इतिहास में हजारों साल तक के बदलाव साक्षी रहे हैं, इसलिए सारे काल को हम एक ऐतिहासिक इकाई के रूप में देख सकते हैं। जैसे कि इसमें बदलाव होना संभव है क्योंकि देखिए कृषक समाजों में जो विस्तार हुआ, क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों का, नए नए राज्यों का उदय होना, और ग्रामवासी और वनवासियों की कीमत पर ग्रामवासियों और वनवासी क्षेत्र में बदलाव आए। इसके कारण क्या हुआ कि इस्लाम धर्म का भी विकास हुआ, हिंदू धर्म का भी विकास हुआ, और नई नई कंपनियों का आगमन हुआ। नई कंपनियां यानी यूरोपीय कंपनियां जो भारत में आई थी, और ये बदलाव हम ऐतिहासिक इकाई के रूप में इन कालखंडों के माध्यम से पढ़ सकते हैं। अतीत की तुलना हम मध्यकाल से कर सकते हैं और मध्यकाल की तुलना हम आधुनिक काल से करके हजारों वर्षों के दौरान उपमहाद्वीप यानी भारत के समाज में जो प्राय परिवर्तन आते रहे हैं उनका हम अध्ययन कर सकते हैं। और इस क्षेत्र की अर्थव्यवस्था में बहुत ज़्यादा समृद्धशाली हो गई थी। इसमें बहुत बड़ा बदलाव आया था, और जिसके कारण जो यूरोपीय कंपनियां थी वो इसकी ओर आकर्षित हुई, और इन्होंने व्यापारिक दृष्टि से इसमें कदम रखा और धीरे धीरे इस प्रकार अपना प्रभुत्व बढ़ाया कि इन्होंने यहाँ पर अपना शासन ही स्थापित कर दिया। इस प्रकार हजारों वर्षों के दौरान इसमें परिवर्तन आते रहे हैं, और कभी किसी साम्राज्य का स्थापित होना, कभी किसी साम्राज्य का स्थापित होना, कोई कंपनियां ने व्यापारिक दृष्टि से आना, कोई आक्रांताएं अपना साम्राज्य विस्तार के रूप में आना,
इस प्रकार हमारे अतीत के कालों में बहुत बहुत बदलाव होते आए हैं और हमने इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ा। जहाँ पर संभव हो हम ये देखते हैं कि वहाँ बदलाव हुए हैं। जैसे आज के वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी थोड़ी सी नज़र डाल के देखें तो हम कभी एक स्थान के भ्रमण के लिए जाते हैं, हमने तय किया आज हम जैसलमेर घूम के आएंगे और कुछ सालों बाद हम फिर जैसलमेर घूमने जाते हैं तो वहाँ कुछ न कुछ हमें बदलाव देखने को मिलता ही है। किसी न किसी प्रकार का प्रकृति का भी बदलाव मिलता है, कोई नई चीज़ का वहाँ पर स्थापित हो जाती है वो भी देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ये बदलाव क्या है, एक क्रम चलता रहता है और आसपास की दुनिया में हम नज़र डाल के देखें तो हमें कुछ ना बदला हुआ दिखाई देता है। इसी प्रकार हमने इस चैप्टर में अतीत के हजारों वर्षों के परिवर्तन के बारे में अध्ययन किया है और आगे हम इसके अभ्यास प्रश्न करते हैं। अभ्यास प्रश्न आपको पढ़ाए गए वीडियो में आसानी से उपलब्ध हो जाएंगे, उनमें से ढूंढकर आपको अपनी कॉपी में करने हैं। प्रश्नों को समझ लीजिए। प्रश्न 1, अतीत में विदेशी किसे माना जाता है, यानी ये विदेशी शब्द किस चीज़ के लिए अतीत में उपयोग किया गया है उसके बारे में लिखना है। जातियों के मामले कैसे नियंत्रित किए जाते हैं थे, क्योंकि धीरे धीरे क्या बहुत सारी जातियां हो गई थी, इसलिए अलग अलग जातियों के निर्णय कैसे होते थे, किस प्रकार की पंचायत होने लगी उसके बारे में हमें लिखना है। क्षेत्रीय साम्राज्य से आप क्या समझते हैं। प्रश्न 3, इसमें आपको ये करना है कि क्षेत्र व साम्राज्य में किस प्रकार राजाओं ने बदलाव किया, अपने शासन का विस्तार किया, उसके बारे में लिखना है। प्रश्न 4 है, इस काल के दौरान हुए कुछ धार्मिक परिवर्तनों की जानकारी, यानी कौन से नए धर्म आए और किस प्रकार उन्होंने अपना अस्तित्व स्थापित किया उसके बारे में लिखना है। इस काल में प्रश्न 5 है, इस काल में कुछ प्रौद्योगिक परिवर्तनों की तालिका बनाइए। प्रौद्योगिक इकाइयाँ परिवर्तन हुई थी क्योंकि जैसे कि हमने पढ़ा था कि नए नए लोगों के आगमन होने के कारण नई नई प्रौद्योगिक इकाइयाँ स्थापित हुई, जिससे हमने उन्हें नई चीज़ें सीखी और किस प्रकार इनका उपयोग किया था, जैसे सिंचाई के लिए, युद्ध के लिए। तो इनमें हमने नई चीज़ें क्या सीखी उसकी एक हमें इंडेक्स बनानी है। फिर 6 प्रश्न है, पांडुलिपियों के उपयोग में इतिहासकारों के सामने कौन कौन सी समस्याएं आई थी। पांडुलिपियाँ जिसमें हमने इतिहास के बारे में लिखा, राजा महाराजाओं के प्रशस्ति पत्र लिखे, उनके बारे में क्या क्या है वो पांडुलिपियाँ है। उस समय क्या था, कागज़ की कमी थी, फिर धीरे धीरे क्या कागज़ का उपयोग होने लगा, कैसे कागज़ उपलब्ध होने लगे, उसके बारे में हमें यहाँ लिखना है कि उस समय क्या क्या समस्याएं आई थी। प्रश्न 7 ये नहीं करना है आपको। प्रश्न 6 तक आपको अपनी कॉपी में करने हैं। आगे के वीडियो में हम इसी पुस्तक का पार्ट 2 पढ़ेंगे। आज के लिए धन्यवाद।